वेलकम डियर स्टूडेंट्स। बीए सेकेंड ईयर की क्लास में हमारा टॉपिक चल रहा था मोहम्मद बिन तुगलक, जिसकी हमने गृह नीति और विदेश नीति को पढ़ लिया था। अब हम बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के समय में होने वाले प्रमुख विद्रोह। आप देखिए, पूरे सल्तनत काल में यदि हम दृष्टि डालें तो जितने विद्रोह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुए थे उतने अन्य किसी सुल्तान के समय में नहीं हुए। अब इसके विद्रोह जो है उनको हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। प्रारंभिक विद्रोह यानी उसके शासनकाल के प्रारंभिक वर्षों में जो विद्रोह हुए वो प्रारंभिक विद्रोह के रूप में अभिव्यक्त करेंगे, और बाद के विद्रोह जो उसके शासनकाल के बाद के पीरियड में हुए उसको हम पढ़ेंगे। तो प्रारंभिक विद्रोह में सबसे पहले आप देखिए, जिस विद्रोह का सामना मोहम्मद बिन तुगलक को करना पड़ा वो था उसके चचेरे भाई बहाउद्दीन गुरसप द्वारा किया गया विद्रोह, जो गुलबर्गा के निकट सागर क्षेत्र का सूबेदार था। यद्यपि सुल्तान के द्वारा गुरसप के विद्रोह का क्रूरतापूर्वक दमन कर दिया गया था, लेकिन जो प्रारंभिक अवस्था थी उस अवस्था में शासन पर बैठते हुए इस तरह के विद्रोह का होना निश्चित रूप से एक सुल्तान की जो प्रतिष्ठा थी उस प्रतिष्ठा पर प्रश्न चिन्ह लगना था। यहाँ पर आप देखिए, जो क्रूरता दिखाई गई वो इस कदर थी, गुरसप को जीवित ही उसकी खाल खिंचवा ली गई थी। संभवतः इसके पीछे उद्देश्य ये रहा होगा कि इतना कठोर दंड देने पर कोई दूसरा विद्रोही सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह करने का साहस न कर सके। प्रारंभिक विद्रोह में जो दूसरा महत्वपूर्ण विद्रोह था वो था पूना के कोडन में हिंदू सरदार द्वारा विद्रोह किया गया था, और इस विद्रोह का भी सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा दमन कर दिया गया था। तीसरा महत्वपूर्ण विद्रोह हुआ था मुल्तान, सिंध और उच्च के सूबेदार बहराम ऐबा द्वारा। सुल्तान ने स्वयं उसको पराजित कर उसे मौत के घाट उतार दिया था। इस तरह से प्रारंभिक जो विद्रोह हुए थे उसमें सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती गई, और बड़ी शीघ्रता से उसने इन तीनों जो प्रमुख विद्रोह थे उनका क्रूरतापूर्वक दमन करके अपनी प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित कर दिया था। अब हम बात करते हैं बाद के विद्रोह की, और आप देखिएगा एक बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के विद्रोह की। इसमें सर्वप्रथम आप देखिएगा 1334-35 ईस्वी में जलालुद्दीन एहसान ने माबर, जो कि मदुरा का निकटवर्ती प्रदेश था, में विद्रोह किया था। सुल्तान स्वयं दक्षिण गया, परंतु वारंगल के निकट इस समय प्लेग फैला हुआ था। वारंगल जो निकटवर्ती क्षेत्र था, और प्लेग फैले होने के कारण सेना के हजारों सिपाही जो थे वो प्लेग का शिकार बन गए थे। अतः सुल्तान को वारंगल से वापस लौटना पड़ा, और माबर का प्रदेश जो था वो सदैव के लिए सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक या दिल्ली सल्तनत के अधिकार क्षेत्र से निकल गया था। इसके बाद आप देखिएगा अगला जो विद्रोह था वो था लाहौर के सूबेदार अमीर हुलाजू द्वारा विद्रोह किया गया था। इस विद्रोह में जो अमीर हुलाजू था उसको परास्त करके उसके विद्रोह का दमन कर दिया गया था। बहुत शॉर्ट पॉइंट्स के रूप में ये पूरे विद्रोह जो हैं उसको मैं आपको समझा रही हूँ, साथ साथ बोलती भी जा रही हूँ ताकि आप ध्यान से सुन करके उसको और बेहतर रूप से एक्सप्लेन कर सकें। अगला विद्रोह था दौलताबाद के सूबेदार के पुत्र हुशंग का विद्रोह, जो 1335-36 ईस्वी में किया गया था। आप देखिए ये विद्रोह भी बहुत महत्वपूर्ण था, और हुशंग द्वारा जब सुल्तान के द्वारा उसका दमन किया गया तो उसने आत्मसमर्पण कर दिया। यदि मोहम्मद बिन तुगलक को हम अधिकांश आगे अभी देखेंगे, जब इसके जितने विद्रोही थे उनमें से अधिकांश को उसने माफ़ कर दिया था, और यहाँ भी सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा हुशंग को क्षमादान दे दिया गया था।
अगला जो विद्रोह था वो था बंगाल के विद्रोही सूबेदार गयासुद्दीन का। असल में जो गयासुद्दीन था वो काफ़ी लंबे समय तक जब सुल्तान गयासुद्दीन थे, गयासुद्दीन तुगलक, तो वह विद्रोही हो गया था और उसे बंदी बना करके कारावास में डाल दिया गया था। उदार नीति का पालन करते मोहम्मद बिन तुगलक ने उसको रिहा कर दिया और उसने अधीनता स्वीकार करी और सोनार गांव का शासक बना करके मोहम्मद बिन तुगलक ने उसको और अधिक सम्मानित कर भेज दिया बंगाल पुनः। लेकिन आप देखिए यहाँ पर अब जब क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में निरंतर विद्रोह हो रहे थे तो चारों तरफ अव्यवस्था का माहौल था और इसी का लाभ उठा करके गयासुद्दीन ने अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया था। 1340-41 ईस्वी के बाद बंगाल का सूबा जो था वो भी दिल्ली से पृथक हो गया था। इसका कारण क्योंकि इस समय मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो अपनी सल्तनत के या अपने राज्य के अन्य भागों में हो रहे विद्रोह को दबाने में व्यस्त था और उसकी इसी व्यस्तता का लाभ गयासुद्दीन के द्वारा उठाया गया था और उसने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली थी। अगला पांचवा विद्रोह जो था वो 1337-38 ईस्वी में कड़ा के सूबेदार निज़ाम के भाई के द्वारा किया गया था और इस विद्रोह के रूप में यदि हम देखें वह पूरा लगान वसूल नहीं कर पाया था और इसके बाद आप देखिए वह परास्त हुआ सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा और इसकी भी जीवित खाल खिंचवा ली गई थी। यानी बड़ा क्रूरतापूर्वक निज़ाम के भाई के विद्रोह का दमन कर दिया गया था। 1338-39 ईस्वी में बीदर के सूबेदार नसरत खां द्वारा विद्रोह किया गया था और सुल्तान द्वारा इसे भी क्षमादान दिया गया था। लेकिन साथ ही साथ जो जागीर इसके पास थी उस जागीर को सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने जब्त कर लिया था। अगले विद्रोह के रूप में 1339-40 ईस्वी में गुलबर्गा के अधिकारी अली शाह का विद्रोह महत्वपूर्ण था। उसे पकड़ लिया गया और उसे गजनी निर्वासित कर दिया गया था, यानी भारत की सीमाओं से बाहर उसको भेज दिया गया था। आठवां महत्वपूर्ण विद्रोह जो किया गया था वो था अवध के सूबेदार आइन उल मुल्क के द्वारा। अब देखिए यदि इसके कारण के रूप में हम देखें आइन उल मुल्क, यदि आपने पहले कभी पढ़ा हो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में महत्वपूर्ण नए राज्यों की स्थापना की गई थी। उसमें बहमनी भी था, उसमें विजयनगर का हिंदू राज्य भी था। यहाँ पर जो ये अवध का सूबेदार था उसके द्वारा विद्रोह किए जाने, अवध भी एक स्वतंत्र राज्य के रूप में अवस्थित हुआ था यदि आपको याद हो। तो यहाँ आप देखिए अवध का सूबेदार विद्रोह जो कर रहा था उसका प्रमुख कारण क्या था कि मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा उसे अवध से दक्षिण स्थानांतरित कर दिया गया था और इसी बात से आइन उल मुल्क जो था वो काफ़ी असंतुष्ट था और इसी कारण उसने विद्रोह किया। सुल्तान स्वयं आइन उल मुल्क के विद्रोह का दमन करने के लिए अवध पहुंचा, लेकिन पुनः अपनी उदार नीति प्रदर्शित करते हुए सुल्तान ने आइन उल मुल्क को भी क्षमादान दे दिया था। इस तरह से आप देखिए निरंतर ये जो विद्रोह हो रहे थे उसका डिसीज़न यदि हम देखें सुल्तान का उनके प्रति जो विद्रोही थे वो बहुत ही लिबरल था और सुल्तान उनको क्षमादान दे रहा था। नवा विद्रोह जो था वो शाहू अफगान का विद्रोह था। सुल्तान के जो सूबेदार थे यानी दिल्ली सल्तनत की ओर से जो सूबेदार नियुक्त किए गए थे, शाहू अफगान ने उसकी हत्या कर सत्ता हथिया ली थी। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक स्वयं शाहू अफगान के विद्रोह के दमन के लिए गया और जब वह दमन के लिए गया तो शाहू अफगान उसका सामना न कर सका और वह पहाड़ों की ओर भाग गया। इस तरह से शाहू अफगान के विद्रोह का दमन भी सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा कर दिया गया। 10वां विद्रोह जो था वो था सुनम और समाना के जाट और भट्टी राजपूतों
द्वारा किया गया विद्रोह, विद्रोहियों का दिल्ली लाकर इस्लाम ग्रहण करवाना, अर्थात सुल्तान ने जाट और भट्टी राजपूतों के विद्रोह का दमन किया और उन सभी को बंदी बना करके वह दिल्ली ले आया। और ऐसा माना जाता है कि इन समस्त हिंदू विद्रोहियों को उसने जबरन इस्लाम ग्रहण करवा दिया, अर्थात उनको मुसलमान बना दिया। 11वां विद्रोह जो था वो दक्षिण में हिंदुओं द्वारा किया गया था। आप देखिए जिस तरह से सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के राज्यकाल में निरंतर अव्यवस्थाएं फैल रही थी और विभिन्न छोटे छोटे सूबेदारों अधिकारियों के द्वारा अपने सत्ता प्राप्ति के लिए, अपने वर्चस्व स्थापित करने के लिए और अपने लिए एक स्वतंत्र राज्य स्थापित करने के उद्देश्य से बार बार विद्रोह किए जा रहे थे। तो ऐसी स्थिति में दक्षिण के जो हिंदू थे उन्होंने भी अपने पुनः स्वाधीनता स्थापित करने के लिए प्रयास किए और इसी प्रयास के तहत विजयनगर राज्य की स्थापना की गई थी 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों के द्वारा, जिसका विस्तृत अध्ययन हम इसी सेकेंड ईयर में नेक्स्ट टॉपिक के रूप में करेंगे जब हमारा बहमनी और विजयनगर राज्य की स्थापना का टॉपिक चलेगा। तो यहाँ पर आप देखिए निश्चित रूप से इस समय दक्षिण में जो व्यवस्थाएं थी वो सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के नियंत्रण में नहीं थी और इसी बात से प्रेरित होकर के यहाँ पर ये नवीन हिंदू राज्य स्थापित किया गया था। इसके बाद आप देखिए जो अगला विद्रोह हुआ था 1345 ईस्वी में देवगिरी के स्थानीय अधिकारियों द्वारा शोषण और अत्याचार के विरुद्ध विद्रोह किया गया था। ये जो स्थानीय अधिकारी थे इनसे तंग आकर के यहाँ की जो जनता थी, क्योंकि जैसे ये लोग लगान अधिक वसूल करते थे, जबरन जनता पर मनमाने अत्याचार कर रहे थे, ऐसी स्थिति में तंग आकर के जनता ने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। यदि हम फरिश्ता की माने तो फरिश्ता के अनुसार जनता के विद्रोह के परिणाम स्वरूप संपूर्ण प्रदेश जो था उसमें शासन व्यवस्था बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गई थी और आर्थिक स्थिति काफ़ी डामाडोल हो गई थी। 13वां महत्वपूर्ण विद्रोह जो हुआ था वो था अमीर सादा का। अमीर सादा मीन्स विदेशी मुस्लिम अमीर जो थे वो अमीर सादा के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने राज्य के धन का गबन करके आसपास के क्षेत्रों में लूट करना शुरू कर दिया और जब सुल्तान को ने इस पर ऑब्जेक्शन किया तो इन विदेशी मुस्लिम अमीरों के द्वारा विद्रोह का बिगुल बजा दिया गया। तो ये विदेशी सादा अमीरों का जो विद्रोह था, जो विदेशी मुस्लिम थे, उन्होंने भी कहीं ना कहीं सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के राज्य में हो रही अव्यवस्था का लाभ उठा करके इस तरह के प्रयास करने का साहस किया और सुल्तान के द्वारा, लेकिन इनमें से आप देखिए जो विद्रोह हुए थे उसको सुल्तान के द्वारा दमन उनका कर दिया गया था। अगला विद्रोह था, यहाँ पे इस विद्रोह के रूप में आप देखिएगा, अभी जैसा मैंने बताया था हिंदू राज्य विजयनगर राज्य की स्थापना हुई थी। यदि दक्षिण में हम देखें मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दूसरा महत्वपूर्ण राज्य जो था वो था बहमनी राज्य की स्थापना। अब यहाँ पर दक्षिण में इस राज्य के बहमनी राज्य के स्थापित होने का कारण क्या था? सुल्तान द्वारा देवगिरी के सूबेदार को यह आदेश दिया गया कि वह विदेशी अमीरों को सुल्तान की सहायता के लिए भिजवा दे। असल में इसके पीछे सुल्तान की मंशा क्या थी? सुल्तान को कहीं ना कहीं अभी भी इस बात का एहसास हो रहा था कि ये विदेशी मुस्लिम उसकी सत्ता के विरुद्ध कभी भी विद्रोह कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं उसके मन में या तो इनको दंडित करने का कोई विचार होगा या इनको पूरी तरह से नियंत्रण में लाने के उद्देश्य से सुल्तान ने उन्हें अपनी सहायता के उद्देश्य से दिल्ली बुलाने का आदेश सूबेदार को दिया। सूबेदार इस समय जो दक्षिण में सूबेदार था उसका नाम था निज़ामुद्दीन। अपने सुल्तान की आज्ञा का पालन करते हुए उसने इन विदेशी अमीरों को भिजवा दिया, लेकिन मार्ग में ही ये जो विदेशी अमीर थे उन्हें इस बात का भ्रम पैदा हो गया कि कहीं सुल्तान
उनको दिल्ली बुला करके उनकी हत्या न करवा दे, अर्थात उनको मौत के घाट न उतार दे। और इसी संदेह या इसी भ्रम के कारण इन विदेशी अमीरों ने आगे दिल्ली की ओर प्रस्थान करने के स्थान पर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। नेक्स्ट और अंतिम विद्रोह जो था वो था गुजरात का विद्रोह। और ये विद्रोह जो था वो सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के लिए काफ़ी प्राणघातक सिद्ध हुआ था। जब सुल्तान देवगिरी में था तभी उसे इस बात की सूचना मिली थी कि तागी नामक सरदार द्वारा विदेशी और भारतीय मुस्लिम अमीरों और हिंदू सरदार तीनों ने मिलकर के मोहम्मद बिन तुगलक के विरुद्ध विद्रोह कर दिया है। देवगिरी से सुल्तान गुजरात की तरफ बढ़ा और उसने तागी को परास्त कर दिया। तागी परास्त होने के बाद सिंध की तरफ भाग गया। यहाँ आप देखिए सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने तागी का पीछा सिंध तक किया, लेकिन अब शायद मोहम्मद बिन तुगलक का भाग्य जो है वो साथ नहीं दे रहा था और सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक मार्ग में ही बीमार पड़ गया। और इस कदर बीमार हुआ कि 20 मार्च 1351 ईस्वी को ठट्टा नामक स्थान पर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई। स्पष्ट है कि जो 15वां विद्रोह था जिसका दमन करने के लिए स्वयं मोहम्मद बिन तुगलक गया था वो निश्चित रूप से उसके लिए प्राणघातक सिद्ध हुआ और वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसकी मृत्यु पर प्रसिद्ध इतिहासकार बदायूनी ने लिखा है, सुल्तान को प्रजा से तथा प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। अर्थात निरंतर सुल्तान की योजनाओं से, निरंतर सुल्तान के व्यवहार से जनता काफ़ी परेशान हो चुकी थी और अपनी प्रजा के निरंतर आपने देखे इतने सारे जो विद्रोह हुए उनसे सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक भी काफ़ी परेशान हो गया था। तो निश्चित रूप से यदि हम ये समस्त परिस्थितियां देखें तो उनको देखते हुए इतिहासकार बदायूनी की जो ये कोटेशन है वो पूरी तरह सत्य सिद्ध होती है। आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में पुनः एक नए टॉपिक के साथ हम मिलते हैं। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।